नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक धाम आप सभी का स्वागत करता हूं स्मार्ट रैंकर्स कॉन्सेप्ट पर एम टॉपर्स हब पर। ठीक है, आज की क्लास में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, क्वेश्चंस वगैरह तो आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, अभी जैसे एग्जाम चल रहा है या अभी आने वाले भी कई एग्जाम से, यूपी के एग्जाम से और बहुत सारी चीज़ें। आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा केवल ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट मतलब आपको फॉर्मूले बताऊंगा मैक्सिमम जितने हो सकते हैं 1-1.5 घंटे की क्लास में। तो क्वेश्चंस हम करते रहेंगे बाद में। अब ये इसलिए भी है कि आगे मैं क्लास लूँ, उसमें मैं जब आपसे फॉर्मूले पूछूं तो आप मुझे फॉर्मूले बता दो बस, उसलिए ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं अब जल्दी जल्दी ना आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, फॉर्मूले डिस्कस करूंगा, चीज़ें बताऊंगा, कुछ लिखूंगा, कुछ बोलूंगा, तो आप सुनकर उनको लिख लेना। तो ये आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, बेनिफिशियल चीज़ें होंगी आपके लिए बहुत ज़्यादा। तो किस तरह से मैं करने वाला हूँ देखो, शुरुआत करूंगा मैं ट्रेंगल से, फिर उसी तरह सर्कल में चला जाऊंगा, उसी तरह क्वाड्रिलेटरल में, मैक्सिमम जितनी चीजें अब हो सकती हैं, या केवल ट्रेंगल के कंप्लीट करेंगे, अगली में फिर सर्कल कर लेंगे, फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात आपसे करता हूँ ट्रेंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले। तो आपसे मैं अगर पूछना चाहूँ कि ट्रेंगल किसको बोलते हैं, तो आप जानते हैं कि 3 भुजाओं से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होगा उसी को त्रिभुज कहते हैं। एरिया बाउंडेड बाय 3 साइड्स इज नोन एज ट्रेंगल, ये आप जानते हैं। ट्रेंगल के आंतरिक कोणों का योगफल क्या होगा, जैसे मान लिया मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बना दिया और त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल मैं आपसे पूछना चाहूँ, तो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल क्या होता है। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना डिग्री आपने ले लिया, 180 डिग्री ले लिया। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ, ये आप जानते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे इस तरह से, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूं कि बहुभुज किसको बोलते हैं, पॉलीगन किसको बोलते हैं। ये तो मैंने त्रिभुज की आपसे बात की, और त्रिभुज में आपने कहा कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और मैं अगर आपसे पूछना चाहूं कि बहुभुज किसको बोलते हैं, पॉलीगन किसको बोलते हैं, तो आप बोलेंगे बहुभुज या पॉलीगन बोलते हैं, है ना। बहुभुज या पॉलीगन किसको बोलते हैं, बहुभुज या फिर पॉलीगन किसको बोलते हैं। एरिया बाउंडेड बाई 3 और मोर देन 3 साइड्स, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। उसमें केवल 3 भुजाएं ना हो, या तो 3 हो या 3 से ज्यादा हो। तो मैं यहां लिख देता हूं 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरा क्षेत्रफल, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरा क्षेत्रफल, भुजाओं से घिरा क्षेत्रफल, इसको हम क्या बोलते हैं, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्रफल को हम बहुभुज बोलते हैं। एरिया बाउंडेड बाय 3 और मोर देन 3 साइड्स इज नोन एज ट्रेंगल। एरिया बाउंडेड बाय 3 और मोर देन 3 साइड्स इज नोन एज इज नोन एज पॉलीगन। ट्रेंगल नहीं, पॉलीगन, मैंने गलत बोल दिया। एरिया बाउंडेड बाय 3 और मोर देन 3 साइड्स इज नोन एज पॉलीगन। 3 भुजाएं केवल होगी तो त्रिभुज होगा, 3 या 3 से अधिक भुजाएं होंगी तो बहुभुज हो जाएगा। इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे कि त्रिभुज भी किसके अंडर आता है, बहुभुज के अंडर आता है। ठीक है, त्रिभुज भी किसके अंडर आता है, बहुभुज के अंडर आता है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि त्रिभुज भी क्या होता है, एक बहुभुज होता है। तो सबसे छोटा बहुभुज अगर आपसे पूछा जाए, कोई भी आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा बहुभुज किसको बोलते हैं, सबसे छोटा बहुभुज, स्मॉलेस्ट पॉलीगन, सबसे छोटा बहुभुज, स्मॉलेस्ट पॉलीगन किसको बोलते हैं, सबसे छोटा बहुभुज, स्मॉलेस्ट पॉलीगन किसको बोलेंगे। स्मॉलेस्ट पॉलीगन की अगर मैं बात करता हूं तो स्मॉलेस्ट पॉलीगन किसको बोलेंगे, सबसे छोटा बहुभुज हम त्रिभुज को बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा बहुभुज कौन सा होता है, सबसे बड़ा बहुभुज, सबसे बड़ा बहुभुज अगर कोई भी आपसे पूछे, सबसे बड़ा बहुभुज होगा आपका सर्कल होता है। सबसे बड़ा बहुभुज कौन सा होता है, सर्कल होता है। लार्जेस्ट पॉलीगन कौन सा होता है, लार्जेस्ट पॉलीगन कौन सा होता है, लार्जेस्ट पॉलीगन होता है सर्कल। वृत्त को कहते हैं सबसे बड़ा बहुभुज, किसको कहते हैं, वृत्त को कहते हैं, मतलब सर्कल को कहते हैं। ठीक है, कभी भी आपसे पूछा जाए। अब इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूं, देखो त्रिभुज के इंटीरियर एंगल का सम तो आप जान गए। मैं यहाँ पे बहुभुज की बातें भी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये त्रिभुज से डेरिवेट हुआ है ना, त्रिभुज से डेरिवेट हुआ, इसलिए इसकी बातें मैंने साथ साथ की। अब जैसे मैं आपसे कह दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया सबसे छोटा बहुभुज, सबसे बड़ा बहुभुज। मान लिया जाए मैं आपसे ऐसा पूछना चाहूँ कि जो है, मान लिया बहुभुज के इंटीरियर एंगल का सम हम कैसे निकालेंगे। कोई भी बहुभुज होगा भाई, बहुभुज आप जानते हैं उसमें भुजाएं या तो 3 होंगी या 3 से अधिक कितनी भी हो सकती हैं। तो उसके आंतरिक कोणों का योगफल कैसे निकलता है, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल कैसे कैलकुलेट हो सकता है, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल, है ना, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल, आंतरिक कोणों का योगफल, कोणों का योगफल, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ
इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, वो होता है क्या, n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। और n क्या है यहाँ पर, n है भुजाओं की संख्या। n किसको रिप्रेजेंट करता है, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या या फिर शीर्ष कितनी है उसमें, दोनों एक ही बात है, शीर्षों की संख्या बोल दो या भुजाओं की संख्या बोल दो, शीर्षों की संख्या या फिर भुजाओं की संख्या। इंग्लिश में बोलेंगे नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ वर्टाइसेस। तो किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग बोला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन n-2 इंटू 180। ठीक है, ये बात समझ के, n किसको रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ वर्टाइसेस को n रिप्रेजेंट करता है। यहां तक बात क्लियर है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं, बहुत बढ़िया बेहतरीन चीज, कई बार आपसे ऐसा पूछेगा कि किसी बहुभुज में नंबर ऑफ राइट एंगल्स कितने बनेंगे। भाई आप ये तो जानते हैं कि उसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, n-2 इंटू 180 होगा। तो कई बार आपसे ये पूछेगा कि जो आंतरिक कोणों का योगफल है, जो इंटीरियर एंगल का सम है, वो कितने राइट एंगल्स के इक्वल होगा। जो आंतरिक कोणों का योग होगा कितने राइट एंगल्स के इक्वल होगा, है ना, आंतरिक कोणों का योगफल कितने राइट एंगल्स के इक्वल होगा, कई बार ये पूछेगा। तो आपसे ऐसा पूछे अगर कि आंतरिक समकोणों की संख्या, समकोणों की संख्या, किसी बहुभुज में समकोणों की संख्या कितनी होगी, तो समकोण कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ राइट एंगल्स। मुझे ये बताओ, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज में आप जानते हो इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है ना। नंबर ऑफ राइट एंगल्स, इन आंतरिक कोणों का योगफल मैंने त्रिभुज से का भी आपसे पूछा, तो त्रिभुज का आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। अब मैं उसमें पूछने लगूं कि समकोण कितने बनेंगे, तो आप बोलोगे समकोण बनेंगे 180/90, मतलब 2 समकोण बनेंगे। क्वाड्रिलेटरल जिसको बोलते हैं चतुर्भुज हिंदी में, तो क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं आपसे बात करूं कि क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, वो आप क्या बोलेंगे मुझे, तो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम आप क्या बोलेंगे बेटा, एक 360 होता है इंटीरियर, उसको 90 से भाग दे दो, तो कितने समकोण बनेंगे, 4 समकोण बनेंगे। तो जब भी आपसे राइट एंगल पूछे जाए तो कैसे निकालेंगे, इसे 90 से भाग दे दो, n-2 इंटू 180 को 90 से भाग दे दिया तो आपके बनेंगे, यहाँ पे 90 से डिवाइड किया तो 90 से 180 को काटेंगे, 2 आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो 2n-4। तो ये पूछा गया है कई बार कि समकोणों की संख्या निकालनी हो किसी भी बहुभुज में, नंबर ऑफ राइट एंगल्स निकालने हो, तो वो होते हैं 2n-4। किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ राइट एंगल्स कितने होते हैं, 2n-4 होते हैं। किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स n-2 इंटू 180। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है या नंबर ऑफ वर्टाइसेस है। समकोणों की संख्या नंबर ऑफ राइट एंगल्स क्या होता है, 2n-4 होता है। समझ में ये बात है, क्या होता है, 2n-4 होता है। अब इसके बाद एक और चीज सुन लो, समझ गए यहाँ तक सभी। इसी तरह कई बार आपसे पूछा जाएगा कि बहुभुज में विकर्ण कितने होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं मैं, त्रिभुज के तो कम से कम, है ना। विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए, विकर्णों की संख्या आपसे पूछा जाए, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूं इंग्लिश में, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, कभी भी आपसे विकर्णों की संख्या के बारे में पूछता है अगर, तो विकर्णों की संख्या होती है हमेशा, टोटल विकर्णों की संख्या n इंटू n-3/2, n इंटू n-3/2 होती है। कुल विकर्णों की संख्या क्या होती है, n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। और n क्या है, n वही है भुजाओं की संख्या या फिर शीर्षों की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ वर्टाइसेस। ये किसको बताता है, n को बताता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ठीक है, समझ गए आप लोग सभी इसको। अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि एक ही वर्टेक्स से कितने विकर्ण खींचे जाएंगे, केवल एक शीर्ष से, केवल एक शीर्ष से, टोटल ना पूछे, बस एक वर्टेक्स से पूछे, केवल एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की अधिकतम संख्या, एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की अधिकतम संख्या आपसे पूछ ले कभी भी, है ना। एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की अधिकतम संख्या आपसे पूछ ले, केवल एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की अधिकतम संख्या आपसे पूछता है, तो आप बोल देना बस n-3, n-3। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम अ सिंगल वर्टेक्स। इंग्लिश में लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम a single vertex, from a single vertex। तो आप ध्यान रखना ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका n-3। मतलब n क्या है, भुजाएं, या n क्या है, वर्टेक्स। जितनी भुजाएं होती है उतने ही वर्टेक्स होते हैं, जितनी भुजाएं होती है उतने ही शीर्ष होते हैं।
ठीक है, मान लिया मैं कह दूं किसी में 10 भुजाएं हैं, तो एक शीर्ष से, एक वर्टेक्स से कितने डायगोनल्स ड्रॉ होंगे? 10 में से 3 घटा दो 7। मान लिया किसी में 22 भुजाएं हैं तो 3 घटा दो 19, किसी में 15 है तो 3 घटा दो 12, उस तरह से, समझ गए? तो ये है। अब मान लिया जाए मैं आपसे ऐसा पूछ लूं कि कोई भी दो बहुभुज बताओ जिनमें डायगोनल्स नहीं होते, है ना? कौन से दो बहुभुज है जिनमें डायगोनल्स नहीं होते? पॉलीगन्स विदाउट डायगोनल्स, पॉलीगन्स विदाउट डायगोनल्स, ठीक है। कौन से दो बहुभुज होंगे? दो ही होते हैं जिनमें विकर्ण नहीं होते, दो से ज्यादा बहुभुज नहीं है जिनमें विकर्ण नहीं होते, तो पॉलीगन्स विदाउट डायगोनल्स, बिना विकर्ण वाले बहुभुज, पॉलीगन्स विदाउट डायगोनल्स, बिना विकर्ण वाले बहुभुज। तो बिना विकर्ण वाले बहुभुज, बिना विकर्ण वाले बहुभुज, बिना विकर्ण वाले बहुभुज, तो बिना विकर्ण वाले बहुभुज की अगर मैं बात करता हूं पॉलीगन विदाउट डायगोनल्स, तो वो दो होते हैं। पहला कौन सा होता है? त्रिभुज। त्रिभुज एक ऐसा बहुभुज है जिसमें कोई भी विकर्ण नहीं होता, कोई भी डायगोनल नहीं होता। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सर्कल। दूसरा क्या होता है? सर्कल होता है। सर्कल को क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। सर्कल को हम क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। तो ये सर्कल भी एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें डायगोनल नहीं होते, और ट्रायंगल में भी डायगोनल नहीं होते। तो ये बात समझ गए आप? यहाँ तक पहुंच गए हम। अब देखो, अभी तो हमने इंटीरियर एंगल के बारे में मैंने आपसे पूछा था, अब मैं पूछने वाला हूँ आपसे एक्सटीरियर एंगल के बारे में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि त्रिभुज का एक बाह्य कोण आंतरिक कोणों से किस प्रकार रिलेटेड है ना? त्रिभुज के एक बाह्य कोण और दो आंतरिक कोणों में क्या रिलेशन होता है, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो आप लोग जानते होंगे, जिससे मान लिया जाए मैं आपके सामने यहाँ पे एक बना दूं ट्रायंगल, मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ये एक त्रिभुज है ABC, इसकी एक रेखा को मैंने बाहर की तरफ बढ़ाया, इसकी एक भुजा को बाहर की तरफ बढ़ा दी, तो बाहर की तरफ जो एंगल बनेगा इसी को हम बाह्य कोण बोलते हैं, आप जानते हैं। मैंने इसको एंगल 1 नाम दे दिया, इसको एंगल 2 नाम दे दिया, इसको एंगल 3 नाम दे दिया, ठीक है। तो आपको रूल पता है ना कि कोई भी एक बाह्य कोण दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, कोई भी एक बाह्य कोण दो आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये रूल आपको पता है, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 होगा। तो आप लिख लेना इसको, any exterior angle of the triangle will be equal to the sum of its two opposite interior angles। कोई भी एक बाह्य कोण अपने सम्मुख दो आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पर एक बाह्य कोण बना, ये अपने सामने के, सामने का मतलब इस वर्टेक्स पर जो बनेगा उसको छोड़ देंगे। मान लिया इस लाइन को आगे बढ़ाओ तो यहाँ जो बनेगा वो इसके और इसके बराबर होगा, इस लाइन को ऐसे बढ़ा दो तो यहाँ जो बनेगा वो इसके और इसके बराबर होगा। ये बात समझ गए? तो बाह्य कोणों का फंडा समझ गए ना? त्रिभुज में एक बाह्य कोण दो आंतरिक कोणों से किस प्रकार रिलेटेड होता है। तो इन बातों को लिखते रहना, बस इसमें मैं थ्योरी आपको कराने वाला हूँ, फिर क्वेश्चंस करने में मजा आएगा अगर इसको देख लोगे आप। इसके बाद देखो, सुनो, अभी हमने दी तो त्रिभुज की बात की, जैसे हमने पहले बहुभुज के बारे में पूछा था कि इसके आंतरिक कोणों का योगफल निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, तो आपने कहा था सर n-2 इंटू 180 करेंगे यूज, n-2 इंटू 180 हम यूज कर लेंगे। इसी तरह अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल क्या होगा, त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या पंचभुज हो या षष्ठभुज हो या अष्टभुज हो, इंग्लिश में चाहे ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, है ना, सर्कल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा? सर्कल छोड़ देना, सर्कल में ऐसा कुछ नहीं होता, वो मेरे फ्लो में निकल गया। तो ध्यान से सुनना, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होगा? अगर आपसे कोई भी पूछ ले, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, ऑफ पॉलीगन, चाहे कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योगफल हमेशा कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगन होगा, कोई भी बहुभुज होगा, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना डिग्री मिलेगा आपको? 360 डिग्री मिलेगा, चाहे कैसा भी हो, ठीक है। चाहे उसमें 3 भुजाएं हो, चाहे 5 भुजाएं हो, चाहे 7 भुजाएं हो, चाहे 9 भुजाएं हो, चाहे 11 भुजाएं हो, कितनी भी भुजाएं उसमें होंगी तो उसके बाह्य कोणों का योगफल हमेशा कितना डिग्री मिलेगा? 360 डिग्री। एक बार एक पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बाह्य कोणों, मतलब दो तरह के कोणों का योग पढ़ लिया आपने, एक आंतरिक का पढ़ लिया, एक बाह्य का पढ़ा, एक इंटीरियर का सम पढ़ा, एक एक्सटीरियर का सम पढ़ा। इंटीरियर का सम का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा? n-2 इंटू 180 पढ़ा, n-2 इंटू 180 पढ़ा। और एक्सटीरियर के एंगल का सम क्या पढ़ा आपने? 360 पढ़ा। तो एक बार क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन से तरह के एंगल्स का सम होता है जो साइड्स पर डिपेंड नहीं करता, है ना? कौन सा होता है जो साइड पर डिपेंड नहीं करता? भाई इंटीरियर का सम तो आपने पढ़ा था n-2 इंटू 180, इंटीरियर सम, इंटीरियर एंगल का जो सम है, आंतरिक कोणों का योगफल जो आपने पढ़ा है वो तो क्या पढ़ा? n-2 इंटू 180 पढ़ा।
और एक्सटीरियर का सम चाहे कोई भी हो, सभी में एक्सटीरियर का सम कितना डिग्री रहेगा, 360 रहेगा। एक्सटीरियर एंगल सम, एक्सटीरियर एंगल का बाह्य कोणों का योगफल कितना रहेगा हमेशा हर एक बहुभुज में, 360 रहेगा। तो इनमें से देख लो कौन सा भुजाओं पर डिपेंड नहीं करता, तो ये भुजाओं पर डिपेंड नहीं करता। तो यही पूछा था एक बार कि कौन से प्रकार के कोणों का योगफल बहुभुज में नंबर ऑफ साइड्स पर डिपेंड नहीं करता। तो आप जानते हैं कि जो बाह्य कोणों का योगफल होगा वो भुजाओं पर डिपेंड नहीं करेगा। समझ गए बात यहां तक? तो ये कंप्लीट होगी बातें। अब ये तो हमने कोणों से रिलेटेड जो बातें की वो कंप्लीट होगी, बेसिक से इंफॉर्मेशन हमने जान ली। यहाँ पर एक चीज और जान लेना कि समबाहुभुज किसको कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन किसको कहते हैं। रेगुलर पॉलीगन या समबाहुभुज आप जानते होंगे, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और सभी कोण भी आपस में बराबर हो। ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स मस्ट बी इक्वल, है ना। ऐसा ना हो कि केवल भुजाएं बराबर हो, कोण बराबर ना हो। अगर सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगे, कोण बराबर नहीं होंगे, तो भी इसको समबाहुभुज नहीं कह सकते। या अगर ऐसा है कि सारे कोण बराबर हैं, भुजाएं बराबर नहीं है, तो भी हम उसको समबाहुभुज नहीं कह सकते। मतलब दोनों कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है, भुजाओं के साथ साथ कोणों का बराबर होना भी जरूरी है। जब भुजाएं बराबर होंगी तो कोण भी बराबर होने चाहिए, ठीक है, तभी समबाहुभुज कहते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है कि केवल भुजाएं बराबर है, कोण बराबर नहीं है, केवल कोण बराबर है, भुजाएं बराबर नहीं है, तो उसको समबाहुभुज नहीं कहते। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा दूं, रेक्टेंगल आपने सुना होगा, आयत जिसको बोलते हैं। आयत की सारी भुजाएं बराबर नहीं होती, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता, मतलब सारे कोण बराबर होते हैं। तो अगर कोई कहने लगे कि आयत समबाहुभुज है, तो वो समबाहुभुज नहीं है, वो रेगुलर पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है वो रेगुलर पॉलीगन, आप समझ गए होंगे, क्योंकि उसके सभी एंगल्स तो बराबर हैं पर सभी भुजाएं बराबर नहीं है। जैसे अब मैं एक एग्जांपल लूं आपके सामने, स्क्वायर का एग्जांपल ले लो, वर्ग का एग्जांपल ले लो। तो वर्ग क्या होता है, उसकी सारी भुजाएं बराबर है, प्रत्येक कोण भी बराबर है, तो वो रेगुलर पॉलीगन है, वो समबाहुभुज है। जैसे एक रोम्बस होता है समचतुर्भुज, उसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण बराबर नहीं होता, तो वो समबाहुभुज नहीं है, रेगुलर पॉलीगन वो नहीं है। समझ गए? चलिए अब बात जैसे हम त्रिभुज की कर रहे थे, तो त्रिभुज के बाह्य कोणों के बारे में जान लिया, अपने आंतरिक के बारे में जान लिया। त्रिभुज किसको कहते हैं, बहुभुज किसको कहते हैं, विकर्ण किसको कहते हैं, आंतरिक कोणों का योगफल, बाह्य कोणों का योगफल, ये सब कुछ आप जान चुके हैं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कह रहा हूँ। जैसे भाई हम त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुज बनने की कोई ना कोई तो कंडीशन होती होगी। तो त्रिभुज बनने की जो कंडीशंस हैं, है ना, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको कि त्रिभुज बनने की कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है, त्रिभुज कैसे कैसे भाई बनाने से पहले जो कंडीशन है उस पर कौन सी अप्लाई होते हैं। देखो दो कंडीशन है, जहां पे पहली अप्लाई होती है वहां दोनों दूसरी भी अप्लाई होती है। पेपर में कई बार इन्हें स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा गया, कई बार इन पे क्वेश्चंस पूछे गए। देखो पहला रूल तो कहता है, आप जानते होंगे कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होगा, हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा हमेशा। त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। इंग्लिश में लिख देता हूं, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड वन, मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड वन। मतलब जो एक भुजा बचेगी उससे बड़ा होगा कोई भी दो भुजाओं का योगफल। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं, एग्जाम्पल नहीं मतलब डेरिवेशन के हिसाब से इसे समझाऊं। जैसे मैंने साइड्स ले ली, एक त्रिभुज की भुजाएं मान ली ए बी और सी, है ना, त्रिभुज की भुजाएं मान ली ए बी सी। अब मान लिया मैं दो भुजाओं को जोड़ दूं ए और बी को, तो ए और बी का जो योगफल है वो बड़ा होना चाहिए किससे, सी से। मैं बी और सी को जोड़ दूं तो बी और सी का योगफल बड़ा होना चाहिए किससे, ए से। मान लिया मैं ए और सी को जोड़ दूं तो ए और सी का योगफल बड़ा होना चाहिए किससे, बी से। तो ये है रूल। पहला रूल कह रहा कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी से क्या होगा, बड़ा होगा, जो एक बचेगी उससे बड़ा होगा, ना बराबर होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए। अगर कहीं पे भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी के बराबर मिल जाता है तो वहां पे त्रिभुज नहीं बनेगा। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि कोई भी एक भुजा अन्य दो के योगफल से छोटी होगी, कोई भी एक भुजा अन्य दो के योगफल से क्या होगी, छोटी होगी। ए सिंगल साइड ऑफ द ट्रायंगल विल बी लेस देन द सम ऑफ रिमेनिंग टू, ठीक है, देन द सम ऑफ रिमेनिंग टू, ऐसा भी इसको बोल सकते हैं। इसी तरह देखो, एक रूल तो आप समझ गए, ठीक है। दूसरी चीज, ये बहुत फायदेमंद चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक साथ थ्योरी हो जाएगी बिना प्रूफ के। किसी को मान लिया टाइम कम है तो उसको ये चीजें देखनी हो तो बहुत फायदा मिलेगा उसको। दूसरी चीज मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सेकंड चीज मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा रूल जो है त्रिभुज बनने की जो कंडीशन है उस पर आधारित दूसरा रूल क्या है, दो भुजाओं का अंतर,
तो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ठीक है, इंग्लिश में लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी लेस देन थर्ड वन, मस्ट बी लेस देन थर्ड साइड। तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, या ऐसा कह लो, उल्टा भी बोल सकते हैं कि तीसरी भुजा अन्य दो के अंतर से बड़ी होगी। अब जैसे उसी तरह से मैं आपको समझो, जैसे मैंने कहा कि साइड्स मैंने ले ली, अगर मैं कहता हूँ एक त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी है, तो यहाँ कंडीशन ये है कि पहली दो ले ली मैंने, ए माइनस बी का अंतर लिया तो अंतर सी से छोटा होगा, मतलब सी बड़ी हो जाएगी। बी माइनस सी लूंगा तो ये किससे छोटी होंगी, ए से छोटी होंगी। ए माइनस सी लूंगा तो ये किससे छोटी हो जाएगी, बी से छोटी हो जाएगी। तो रूल ये भी है, समझ गए। या तो ऐसा कह लो दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होगा, या ऐसा कह दो कि तीसरी भुजा अन्य दो के अंतर से बड़ी होगी, है ना। तो ये दोनों के दोनों रूल जो है आपको याद रहने चाहिए, बहुत ही बेनिफिशियल चीज है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये त्रिभुज बनने की कंडीशंस होगी। अब यहाँ से आप रेंज भी निकाल सकते हो। रेंज कैसे निकलेगी, रेंज कब काम आएगी कि दो भुजाएं दे देगा और तीसरी की रेंज पूछेगा कि कितने से कितने के बीच होगी। जैसे देखो कैसे, वही मैंने आपकी यहाँ बनाई त्रिभुज की भुजाएं मैंने लिख दी ए बी और सी, ये भुजाएं लिख दी मैंने। तो मुझे अभी आपको दो रूल बताई कि कोई भी एक भुजा बाकी दो के योगफल से छोटी होगी और बाकी दो के अंतर से बड़ी होगी। मान लिया मैं सी की बात करना चाहूँ तो आप मुझे बताना बाद में कमेंट करके कि अगर मैं सी के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ तो सी का क्या रिलेशन है ए और बी से। देखो सी जो है ए माइनस बी से तो बड़ी होगी, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है अभी, सी एक जो भुजा है वो अन्य दो के अंतर से बड़ी होती है, क्योंकि अन्य दो का अंतर एक भुजा से छोटा होता है। ए सिंगल साइड ऑफ द ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ रिमेनिंग टू। एंड दूसरा रूल क्या पढ़ा है, इसी को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी लेस देन द थर्ड वन। ठीक है, और दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा है कि कोई एक भुजा अन्य दो के योगफल से छोटी होगी। तो जो ये सी है ए प्लस बी से छोटी होगी। इंग्लिश में मैं बोलना चाहूँ कि ए सिंगल साइड ऑफ द ट्रायंगल मस्ट बी लेस देन द सम ऑफ रिमेनिंग टू, तो सी मस्ट बी लेस देन ए प्लस बी। तो ये रेंज निकल गई ना, मतलब जो सी की वैल्यू ए माइनस बी से ए प्लस बी के बीच में रहेगी। इसी तरह अगर मैं बी की बात करना चाहूँ तो बी की वैल्यू क्या रहेगी, बी की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी ए माइनस सी और लेस देन हो जाएगी ए प्लस सी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह मैं अगर सी के बारे में आपसे पूछना चाहूँ तो सी के बारे में आप क्या बोलेंगे, सी की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी जो है ए, यहाँ पे तो सी है ना, सॉरी यहाँ पे ए कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगी बी माइनस सी से ग्रेटर हो जाएगी और बी प्लस सी से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये रेंज निकाल दिया अपने ट्रायंगल की। तो कई बार रेंज निकालने के लिए कहेगा, मतलब ऐसा बोलेगा दो भुजाओं की लंबाई दे देगा, तीसरी को पूछेगा कि किससे किसके बीच होगी, तो ऐसे ही तो निकलेगा। भाई मैं कह दूं एक त्रिभुज की भुजाएं एक 15 है, एक 20 है, एक x है, तो x की वैल्यू किससे किसके बीच होगी, 15 और 20 का अंतर ले लेंगे 5 से बड़ी होगी और 15 और 20 का योगफल ले लेंगे 35 से छोटी होगी, मतलब x का मान 5 से बड़ा 35 से छोटा। ठीक है, ऐसे समझानी है वर्बली। ठीक है, चलिए, तो ये तो होगी आपकी त्रिभुज बनने की कंडीशन। अब त्रिभुज बनने की कंडीशन तो आपने समझ ली। कंडीशन समझने के बाद अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि त्रिभुज बनने की कंडीशन तो आप जान गए, अब बात करेंगे हम त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उस पर हम डिस्कशन अगर कर लें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो त्रिभुज आप जानते होंगे, ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज के प्रकार। तो अगर मैं त्रिभुज के प्रकार की बात करूं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की बात करूं, तो त्रिभुज दो तरह से डिफाइन होते हैं, एक तो बेस्ड ऑन साइड्स, एक बेस्ड ऑन एंगल्स, है ना। दो तरीके से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। नंबर एक तो किस पर आधारित होंगे, भुजाओं पर आधारित। एक तो किस पर आधारित हो जाएंगे, भुजाओं पर आधारित, भुजाओं पर आधारित, बेस्ड ऑन साइड्स, बेस्ड ऑन साइड्स। दूसरा होते हैं कोणों पर आधारित, दूसरा किस पर आधारित हो जाएंगे, कोणों पर आधारित। एक तो हो जाएंगे भुजाओं पर आधारित, एक हो जाएंगे कोणों पर आधारित। बेस्ड ऑन एंगल्स, बेस्ड ऑन एंगल्स। तो जो भुजाओं पर आधारित है
वो कौन कौन से हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं भुजा पर आधारित। भुजा पर आधारित कितने प्रकार के मिलेंगे आपको? 3 प्रकार के। नंबर 1 प्रकार के कौन से मिलेंगे जो भुजा पर आधारित है? उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, आप जानते हैं। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? इक्विलेटरल को बोलते हैं इंग्लिश में, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, समबाहु की बात करूं, तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, तीनों भुजाएं बराबर होंगी और तीनों कोण भी बराबर होंगे। अब आप जानते हैं तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। दूसरा जो त्रिभुज है उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु भुजा पर आधारित। समद्विबाहु का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। आइसोसेलेस का मतलब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी या आमने सामने के दो कोण बराबर होंगे। अगर भुजाएं बराबर होती है तो कोण भी बराबर होते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे अभी। तीसरा जो त्रिभुज है भुजा पर आधारित, उसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है? उसकी सारी भुजाएं आपस में अलग अलग होंगी, कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, है ना। तो ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर नहीं होंगी, कोई भी बराबर नहीं होंगी। और अगर सारी भुजाएं बराबर नहीं है तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। मैंने वहां नाम नहीं लिखा, स्केलन ट्रायंगल, है ना। विषमबाहु त्रिभुज, SCELEN, स्केलन ट्रायंगल, ठीक है, SCA, है ना। विषमबाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल। तो ये तो थे भुजाओं पर आधारित। इस विषमबाहु में कोई भी भुजा या कोई भी कोण आपस में बराबर नहीं होता। इसी तरह अगर मैं बात करूं कोणों पर आधारित, तो जो कोणों पर आधारित त्रिभुज है वो 3 प्रकार के होते हैं। कोणों पर आधारित त्रिभुज कौन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, बेस्ड ऑन एंगल्स। कोणों पर आधारित त्रिभुज, कोणों पर आधारित, तो जो कोणों पर आधारित होंगे वो कितने प्रकार के होंगे? बेस्ड ऑन एंगल्स, वो भी 3 प्रकार के होंगे। वो भी कितने प्रकार के मिलेंगे? 3 प्रकार के मिलेंगे। अब 3 प्रकार के कौन कौन से मिलेंगे? सुन लो बात ध्यान से। नंबर 1 तो होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है? देखो आप जानते हैं त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो इसका प्रत्येक कोण 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। इंग्लिश में बोल देता हूँ, ईच एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 0 लेस देन 90। ईच एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 0 लेस देन 90। तो मैंने ईच एंगल थीटा मान लिया, 0 से बड़ा और 90 से क्या होगा? छोटा, प्रत्येक कोण। दूसरा जो है आप जानते हैं समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? भाई त्रिभुज में आप जानते हो 3 कोण होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल। तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो 3 में से कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। कोई एक कोण, प्रत्येक 90 मत कर देना, क्योंकि प्रत्येक 90 हो जाएगा तो तीनों का योगफल 270 हो जाएगा। तो तीनों में से बेटा कोई एक कोण कितने डिग्री के बराबर होगा? 90 डिग्री को, उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तीसरा जो है, तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा कौन सा होता है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज को हम बोलते हैं ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब अधिक कोण त्रिभुज, ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है? 3 में से कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा। 3 में से कोई एक कोण किससे बड़ा होगा? 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो यहां तक बात समझ गए आप? ठीक है, तो ये आप जान गए होंगे कि त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, 3 भुजाओं पर आधारित, 3 किस पर आधारित? कोणों पर आधारित। अब एक और चीज मैं आपको बहुत बेहतरीन बताने वाला हूं। इस बेहतरीन चीज को आप समझ लेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। सुनना ध्यान से बात, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या है बात? सुनो। जैसे मान लिया जाए मैंने आपके सामने त्रिभुज की भुजाएं दे दी, ठीक है। अब त्रिभुज में देखो 3 भुजाएं दी गई हैं, तीनों की माप अलग अलग है, मेजरमेंट अलग अलग है। तो जब तीनों का मेजरमेंट अलग अलग है तो उनमें से कोई ना कोई एक भुजा सबसे बड़ी होगी, कोई ना कोई एक भुजा सबसे बड़ी होगी। तो भुजाओं के आधार पर आप त्रिभुज की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा वो बना है। ऑप्शन में दिए होंगे कोणों के नाम। जैसे मान लिया ऑप्शंस में दे देगा कि न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मैं क्या बोल रहा हूँ कि भुजाएं की लेंथ ऑफ साइड्स प्रोवाइड कर देगा, आपसे पूछेगा कि इस ट्रायंगल का नाम बताओ। ऑप्शंस में देगा बेस्ड ऑन एंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे देखो समझा दूं मैं थोड़ा सा। मैंने आपके सामने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना दिया, तो समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये मैंने त्रिभुज थोड़ी देर के लिए ABC मान लिया। आप जानते हैं इसकी तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम होते हैं, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, या हाइपोटेनियस है। हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो आप पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे इससे रिलेटेड। तो आप कहेंगे सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
या इंग्लिश वाले बच्चे बोल सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सुनना बात मेरी ध्यान से, यहाँ पे ही बहुत अच्छा लॉजिक है। देखो त्रिभुज है ये समकोण, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों के वर्गों के योग के बराबर हो जाए, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर बाकी दोनों के वर्गों के योग है, ये सबसे बड़ी भुजा है, अगर इसका वर्ग बाकी दोनों के वर्गों के योग के बराबर है तो त्रिभुज बनेगा समकोण। त्रिभुज कौन सा बनेगा? समकोण। मतलब कहीं पे भी आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो और तीनों की माप अलग अलग लिखी हो, और तो आप क्या करना, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण मान लो। सबसे बड़ी भुजा को क्या मान लो? कर्ण मान लो। मेरा शब्द सुनते रहना अच्छे से। सबसे बड़ी भुजा को मान लो कर्ण, और अगर कर्ण का वर्ग या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों के बराबर है तो त्रिभुज बनेगा समकोण। अगर ऐसा है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो है, सबसे बड़ी भुजा को किसको मानोगे आप? जो उसमें मेजरमेंट में लिखी होगी, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं 3 5 6, 3 5 6 में सबसे बड़ी भुजा कौन है? 6, तो उसी को कर्ण मान लो। अगर ऐसा हो जाए कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों के वर्गों के योग से बड़ा है ना, है ना, सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है एच स्क्वायर बड़ा है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों के वर्गों के योग से बड़ा है, तो यहाँ पर त्रिभुज बनेगा अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनेगा यहाँ पर? अधिक कोण त्रिभुज। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है? इसका बनाने का उद्देश्य ये है कि पेपर से पहले आप रिवीजन कर सको सारे कॉन्सेप्ट का, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक, तीसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरी चीज, इस पे 1-2 एग्जाम्पल भी दे दूंगा मैं आपको ताकि समझ में आ जाए आपके। तीसरी चीज ये है, अगर कहीं पे भी सबसे बड़ी भुजा जो है, सबसे बड़ी जो भुजा है उसका वर्ग बाकी दोनों के वर्गों के योग से छोटा है, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट इज लेस देन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स, देन ट्रायंगल विल बी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देन ट्रायंगल विल बी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों के वर्गों के योग से क्या है? छोटा है ना। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों के स्क्वायर के सम से क्या है? लेस है। देन ट्रायंगल विल बी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुजों का एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कब बनेगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल? जब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों के वर्गों के योग से क्या होगा? छोटा होगा, तब बनेगा न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अब मैं देखो आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा दूं ताकि आप समझ जाए, और ये वीडियो है इसलिए ताकि पेपर से पहले आप इससे रिवीजन कर सको जल्दी जल्दी। जैसे देखो मैंने आपको ले लिया 3 5 6, मैंने कहा एक त्रिभुज की भुजाएं 3 5 6, और मैं कह रहा हूं कि बताओ कौन सा ट्रायंगल बना। ऑप्शंस में दे दिया, पहला समकोण दे दिया, पहला दे दिया समकोण राइट, समकोण का मतलब क्या है? राइट। दूसरा दे दिया आपको अधिक कोण, अधिक कोण का मतलब क्या है? ऑब्ट्यूज, अधिक कोण का मतलब क्या है? ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज दे दिया। तीसरा मैंने दे दिया आपको न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब आप जानते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो बस यही ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा नन ऑफ दीज। तो कई मूर्ख तो ऐसे होते हैं जो इनमें से कोई नहीं लगा देते हैं। अरे त्रिभुज बना है तो कोई ना कोई सा तो बनेगा। ठीक है, अब देखो 3 5 6 हो गया, तो 3 5 6 उसने भुजाएं दे दी और पूछ रहा है इन तीनों में से कौन सा बनेगा। तो मैंने क्या कहा था? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करो। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यहाँ मैंने किया 36, बाकी दोनों के वर्गों का योग ले लो। इसको मैंने मान लिया के स्क्वायर, के स्क्वायर मतलब सबसे बड़ी भुजा को के मानता हूँ मैं, है ना। इनके वर्गों का योग लो, इनके स्क्वायर का सम कर लो। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो इनको प्लस किया गया 34। तो मुझे बताओ सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है क्या इन दोनों के इक्वल है? तो आप कह रहे हो सर इक्वल तो नहीं है, 36 से 34 है। अब इक्वल नहीं है तो ये बताओ सबसे बड़ी भुजा जो है, सबसे बड़ी जो साइड है उसका जो स्क्वायर है बाकी दोनों के स्क्वायर के सम से ग्रेटर है या लेस है? तो आप कह रहे हो सर ग्रेटर है ये, तो है ना, सबसे बड़ी का स्क्वायर क्या है? ग्रेटर है बाकी दो के स्क्वायर के सम से। तो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल बना? ऑब्ट्यूज बना, अधिक कोण बना। ये है मेरा कहने का मतलब। अगर लार्जेस्ट का स्क्वायर रिमेनिंग 2 के स्क्वायर से छोटा है तो एक्यूट बनेगा, बराबर है तो राइट बनेगा, ग्रेटर है तो ऑब्ट्यूज बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज बन जाएगा। ये है मेरा कहने का मतलब। समझ गए आप लोग बात यहां तक? त्रिभुज का आइडेंटिफिकेशन करना आप सीख गए कि त्रिभुज को किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस बात को आप सीख चुके हैं। ठीक है, 2 छोटे छोटे रूल याद रख लेना, बिल्कुल बेसिक बेसिक सी 2 छोटी छोटी सी बातें। इसको मैं आगे बढ़ता हूं, इसको छोड़ के, समझ गए? रूल्स हैं इसमें। देखो एक रूल तो ये है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होंगे। मैं लिख रहा हूं भुजाएं बराबर
भुजाएं बराबर तो उनके सामने के कोण भी बराबर। भुजाएं बराबर तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर। तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर, कोण भी बराबर होंगे। इंग्लिश में बोल सकता है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड विल बी इक्वल। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं भाई, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स विल बी इक्वल। और ये रूल केवल ट्रायंगल में लगाना, और कहीं मत लगा देना, कभी और सब जगह लगा दो, क्योंकि मैंने ट्रायंगल लिखा नहीं शब्द जल्दी लिखने के लिए। मतलब कहने का अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। उल्टा भी बोलते हैं, अगर दो कोण बराबर है तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। इफ एंगल्स आर इक्वल देन ऑपोजिट साइड्स विल बी इक्वल, इफ साइड्स आर इक्वल देन ऑपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल। एक रूल तो ये है। सेकंड रूल क्या कहता है, अगर मान ले कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो कोई भी कोण बराबर नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होगा। इस बात को भी ध्यान रखना। एंगल ऑपोजिट टू लार्जेस्ट साइड विल बी लार्जेस्ट। एंगल ऑपोजिट टू लार्जेस्ट साइड विल बी लार्जेस्ट। ठीक है। दूसरी बात, इसको हिंदी में लिख दूं, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। ठीक है। उल्टा भी बोल सकते, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी। अब इसी से निकल सकता है एंगल ऑपोजिट टू शॉर्टेस्ट साइड विल बी स्मॉलेस्ट, है ना। छोटी भुजा के सामने का कोण, सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होगा। एंगल ऑपोजिट टू शॉर्टेस्ट साइड विल बी स्मॉलेस्ट। ठीक, तो ये बातें आपको समझ में आई। इसके बाद ये तो कंडीशन थी, अभी तक त्रिभुज कितने होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये सब आपने समझ लिया। अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ, देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड कुछ चीजें आपको बता दूं। त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किन किन कंडीशन से आप गुजर सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये भी। जैसे देखो, एक बहुत बेसिक सी आप चीज जानते होंगे, समकोण किसी भी त्रिभुज के लिए कि क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये फॉर्मूला तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया। अब एरिया इज इक्वल टू आपने ले लिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लिया। ठीक है, तो आधार इसमें किसको मानते हैं, जिस पर परपेंडिकुलर डाला गया। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया ABC, मैंने यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया D, तो ये जो AD है ये हाइट और BC क्या है, इसका बेस है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/2 इंटू BC इंटू AD, तो इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अब इसी से बहुत सारी चीजें समकोण त्रिभुज के लिए डेरिवेट होती हैं, उनको आप ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन उन पे पूछे जा रहे हैं, अभी भी जो पेपर चल रहे हैं उनमें भी शायद आए हैं इस तरह के क्वेश्चंस। सुनना बात ध्यान से, महत्वपूर्ण बातें। तो ये तो बेसिक फॉर्मूला है, इसको आप जानते हैं। देखो इस समकोण के लिए, अब मैं आपको समकोण त्रिभुज के लिए 5 चीजें बताऊंगा। किसके लिए, समकोण के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज के लिए ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज के लिए कौन सी चीजें हैं जिनको मैं बताने वाला हूं। देखो, नंबर 1 चीज, मान लिया जाए आपको एक समकोण त्रिभुज दे दिया जाए। ये मैंने आपको एक समकोण त्रिभुज दे दिया, इसको मैंने नाम लिख दिया A, B और C। ठीक है, ABC मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज लिया। अब सुनना बात ध्यान से, एंगल भी मैंने 90 डिग्री ले लिया। एंगल भी कितना ले लिया, 90 डिग्री। तो एंगल भी अगर 90 डिग्री लिया और मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दूँ हाइपोटेनियस पर, मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पर हाइपोटेनियस पर BD। ठीक है, BD एक हाइपोटेनियस डाल दिया। 1 मिनट रुकना भाई। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, बना रहा हूँ। हाँ,
मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, उसमें एंगल भी कितना डिग्री लिया, 90 डिग्री एंगल भी ले लिया, ए बी सी, एंगल भी 90 डिग्री लिया, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप कर दिया। तो एक और रूल ध्यान रखना छोटा सा, सबसे बड़ी भुजा पर जो ऊंचाई खींची जाती है वो सबसे छोटी होती है। परपेंडिकुलर या हाइट या एल्टीट्यूड ड्रॉप्ड एट लार्जेस्ट साइड विल बी स्मॉलेस्ट एंड एल्टीट्यूड ड्रॉप्ड एट शॉर्टेस्ट साइड विल बी लार्जेस्ट। मतलब सबसे बड़ी भुजा पर जो लंबाई खींचोगे वो सबसे कम होगी और सबसे छोटी भुजा पे जो लंबाई खींचोगे वो सबसे बड़ी होगी। इसका मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि त्रिभुज की भुजाएं और ऊंचाइयां एक दूसरे का जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। साइड्स एंड एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इस बात का आपको ध्यान रखना। अब सुनो बात ध्यान से, बत्ते को ध्यान से सुनना भाई। ये मैंने परपेंडिकुलर ले लिया, ये बेस ले लिया, ये हाइपोटेनियस ले लिया और ये शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड मतलब एच मैंने ले लिया। शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड में क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड पर ड्रॉप हुआ है। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक रूल है। तो कई बार क्या करेगा, इन दोनों की लंबाई दे देगा, आप इसकी लंबाई तो निकाल लोगे पाइथागोरस से, इसके बारे में पूछेगा। तो हमेशा ध्यान रखना राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर गुणा बेस, परपेंडिकुलर इंटू बेस इक्वल टू होता हाइपोटेनियस इंटू हाइट शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड, ऐसा होता है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में लिख सकते हैं कर्ण गुणा सबसे छोटी ऊंचाई बराबर होता है लंब गुणा आधार। इसको ध्यान रखना, मतलब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई देखे, यहाँ से जो लंब खींचा गया उसकी लंबाई पूछे तो डायरेक्ट आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, ये एक रूल है, केवल किसके लिए है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। समझ गए बात ध्यान से। ठीक है, तो ये पहली एक चीज मैंने आपको बताई। दूसरी सुनो, रूल्स बता रहा हूँ ताकि आप पेपर से पहले रिवीजन कर सकें। ठीक, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। सुनो बात ध्यान से। दूसरी सेकंड चीज, जैसे मान लिया जाए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने बना दिया, कोई भी समकोण त्रिभुज बनाया। मान लिया मैंने एक समकोण त्रिभुज आपके सामने बना दिया, ए बी सी, एक ट्रायंगल बना दिया, ए बी सी, एक ट्रायंगल बना दिया। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री ले लिया, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक, और केवल इन दोनों की लंबाई दे दे, परपेंडिकुलर की लंबाई दे दे, मतलब इसकी लंबाई दे दे और इसकी लंबाई दे दे, और इन दोनों का रेशो पूछ ले। मतलब आपसे ऐसा पूछ ले AD रेशो CD, ये आपसे पूछ रहा है। कहने का मतलब समकोण बनाने वाली भुजाओं की लेंथ दे देगा, लेंथ ऑफ द साइड फॉर्मिंग 90 डिग्री इज गिवन, देन ही इज गोइंग टू आस्क यू द रेशो ऑफ हाइपोटेनियस, रेशो ऑफ बोथ पार्ट्स ऑफ हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड। ठीक है, कि सबसे छोटा जो एल्टीट्यूड है उसने हाइपोटेनियस को किस रेशो में डिवाइड किया है, वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो सबसे छोटी ऊंचाई होगी वो एल्टीट्यूड को किस रेशो में बांटेगी। हमेशा क्या होगा, AD/CD इक्वल टू होगा AB² / BC²। ये रूल होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो कर्ण होगा ना, कर्ण हिंदी में कर्ण बोलते हैं इसको, कर्ण के जो दोनों हिस्से होंगे उनका अनुपात क्या होगा, समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों के अनुपात में। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा, मान लिया 3 है और ये 4 है, तो इनका रेशो आएगा 9/16। बस ऐसे पेपर में डायरेक्ट ही पूछ लेता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ से 90 डिग्री डाला गया हो। ऐसे कोई लाइन खींच दे और उसे 90 डिग्री ना बोला तब मत लगा देना इस रूल को। तो ये रूल तभी एप्लीकेबल है जब यहाँ पर क्या ड्रॉप किया गया होगा, परपेंडिकुलर को ड्रॉप किया गया होगा। तो ये क्लियर है सभी को कि हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर में एल्टीट्यूड ड्रॉप कर शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड डिवाइड करेगा हाइपोटेन्यूज के, रेशो हो जाएगा उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है तीसरी बात भी। तीसरी चीज क्या कहती है, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, थर्ड मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल, फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया और इसमें एंगल बी को मैंने कितना डिग्री आपके सामने ले लिया, 90 डिग्री ले लिया। कितना डिग्री ले लिया, 90 डिग्री ले लिया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल को आपके सामने। ठीक है, क्या किया था मैंने, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया आपके सामने यहाँ पर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया ABC, एंगल बी कितना डिग्री ले लिया मैंने, फिर से 90 डिग्री ले लिया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस पर BD परपेंडिकुलर टू AC मैंने कर दिया यहाँ पर। ठीक है, BD परपेंडिकुलर टू AC। तो कई बार क्या करेगा, सुनना ध्यान से भाई, ये भी परपेंडिकुलर डाला है तो ये शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड है। शॉर्टेस्ट क्यों है, क्योंकि लार्जेस्ट साइड पर ड्रॉप किया गया है। ठीक है, तो इन दोनों की लंबाई देगा, किन दोनों की, हाइपोटेनियस के जो दोनों हिस्से, इनकी लेंथ प्रोवाइड करके आपसे BD की लेंथ पूछ लेगा। ठीक है, देखो तीनों में कंडीशन थोड़ी थोड़ी अलग है। यहाँ पे AD और CD की लेंथ प्रोवाइड करेगा और किसकी लेंथ पूछ लेगा, BD की। तो ध्यान रखना
बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए डी इंटू सी डी। बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए डी इंटू सी डी होता है। इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लो। बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए डी इंटू सी डी, मतलब इन दोनों की लेंथ देके इसको पूछे तब, ठीक है। और इन दोनों की लेंथ देके इसको पूछे तो तब क्या करेंगे, ये गुणा ये बराबर ये गुणा ये, फर्स्ट वाला रूल, ठीक है। तो तीनों कंडीशन अलग अलग है। ये तीन कंडीशन होगी, किससे रिलेटेड है, एल्टीट्यूड से रिलेटेड है। नेक्स्ट समकोण त्रिभुज से रिलेटेड मैं आपको एक कंडीशन बता दूं, एक और राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है, वो भी समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है। जैसे मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी, ABC नाम दे दिया इसको, राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज एक नाम मैंने इसको दे दिया। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसके अंदर एक वर्ग बना दे, वो इसके अंदर क्या बना दे, वो एक स्क्वायर की फॉर्मेशन कर दे, इसके अंदर एक स्क्वायर को फॉर्म कर दे। तो कैसे स्क्वायर बनना चाहिए कि उसका एक वर्टेक्स यहाँ पर हो, एक वर्टेक्स यहाँ पर हो, एक वर्टेक्स यहाँ पर हो, ऐसे उसने एक वर्ग बना दिया। ये कह रहा है ये वर्ग है, ये एक वर्ग है, इसको नाम मैंने दे दिया P Q R, और ये एक B हो गया, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो इस तरह से वर्ग बनाएगा, कई बार आपको डायग्राम भी बना के दे देगा, और इस वर्ग का आपसे क्षेत्रफल पूछेगा। इस वर्ग का क्या पूछेगा, क्षेत्रफल। जब भी इस तरह से वर्ग बनेगा तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछेगा, और इसका क्षेत्रफल किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसका क्षेत्रफल आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये मैं जानना चाह रहा हूँ। तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ जाए, मान लिया कभी भी इस तरह से जो वर्ग बनेगा इसका क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ जाए, तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, सुनना बात ध्यान से। देखो, इसको उसने बोला है लंब और इसको बोला है आधार, इन दोनों की ही लंबाई देगा, बस 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की लंबाई देगा, और इस तरह से वर्ग बना लेगा। आपसे वर्ग का एरिया पूछेगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर आपसे पूछेगा। तो जब भी इस तरह से बना के आपसे एरिया ऑफ द स्क्वायर पूछे तो किस तरह से आपको करना है, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों की गुणा करो, इन दोनों के योगफल से डिवाइड कर लो। लंब गुणा आधार मतलब परपेंडिकुलर इनटू बेस, डिवाइड बाय लंब प्लस आधार, परपेंडिकुलर प्लस बेस, इसका होल स्क्वायर कर दो। इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर। लंब गुणा आधार बटे लंब प्लस आधार का होल स्क्वायर। इस तरह से वर्ग बनेगा तब होगा, मतलब कैसे, उस वर्ग जो बनना कैसे बनना, उसका एक वर्टेक्स तो परपेंडिकुलर पर है, एक वर्टेक्स बेस पर है, एक वर्टेक्स हाइपोटेनियस पर है, एक लंब पर, एक आधार पर, एक कर्ण पर, और एक शीर्ष को होगा, कौन सा होगा, वह शीर्ष होगा जहां पर समकोण में 90 डिग्री बना है। तो ये फॉर्मूला लगा देते डायरेक्ट, वर्ग का क्षेत्रफल या स्क्वायर का एरिया आ जाता कैलकुलेट होकर जब ऐसे स्क्वायर बना हो। नेक्स्ट 5 नंबर चीज मैं कौन सी बता रहा हूं, कई बार ऐसा किया गया है, कई बार इस तरह से है, जैसे मान लिया ये मैंने आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आपके सामने लिया, इसको मैंने नाम दे दिया ABC, ABC ट्रायंगल मैंने नाम दे दिया। अब इसके अंदर वर्ग बना रहा वो इस तरह से, ये एक वर्ग बना दिया। उस वर्ग में इस वर्ग में फर्क क्या है, वो वर्ग जो था वो किस पर बना था, ऐसे बना था, मतलब उसका एक वर्टेक्स यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था। अब इसके 2 वर्टेक्स है हाइपोटेनियस पर, इसके कितने वर्टेक्स हाइपोटेनियस पर है, 2 वर्टेक्स हाइपोटेनियस पर है। तो इसमें क्या करेगा, मान लिया मैं इसको नाम दे दूं PQRS। अब इस वर्ग के बनने से इसके 2 शीर्ष तो कर्ण पर ही, हाइपोटेनियस पर है, तो हाइपोटेनियस कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ, 3 हिस्सों में। तो बिल्कुल ऊपर वाले की और बिल्कुल नीचे वाले की लंबाई दे देगा, मान लिया इसकी लंबाई दे दे x और इसकी लंबाई दे दे y, और इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछे, है ना, ऊपर वाले की लंबाई x दे दी, इसकी लंबाई y प्रोवाइड कर दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरह से अगर वर्ग बना के दे दे तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, इस तरह से एरिया ऑफ स्क्वायर जब भी पूछे ऐसे वर्ग बनाकर तो इन दोनों की गुणा कर दो बस, x इंटू वाई, ये होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर इस तरह से एरिया स्क्वायर बनाया गया है, इस तरह से वर्ग बनाया है, ठीक है, जब अपर पार्ट और लोअर पार्ट की लेंथ आपको दी गई है, बस समझ में बात है, जब अपर पार्ट और लोअर पार्ट की लेंथ आपको प्रोवाइड की गई है, ठीक है। इसी में एक और फॉर्मूला आएगा आगे चल के, जब ऐसे ही वर्ग बनाकर तीनों भुजाएं दे दे त्रिभुज की तब कैसे निकालते हैं वो भी आएगा, समझ में आ रही है बातें। तो ये समकोण त्रिभुज से रिलेटेड 5 चीजें थी। समकोण त्रिभुज से रिलेटेड कितनी चीजें थी, ये 5 चीजें थी, बहुत बेहतरीन, ठीक है। इनमें से सब पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कभी ना कभी। इसके बाद सुनिए, इसके बाद ये पहला फॉर्मूला, मतलब एक फॉर्मूला मैंने आपको क्षेत्रफल का बता दिया, उन्हीं से ये सबसे डेरिवेट है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया। अब देखो क्षेत्रफल का मैं एक नेक्स्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ,
उसको आप पढ़ा भी होगा, हीरोन्स फॉर्मूला आप उसको बोलते हैं। मान लिया किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं और भुजाओं की लंबाई मैंने यहाँ मान ली ए बी और सी, तो तब आप क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसको आप क्षेत्रफल बोलते हैं। और यहाँ पे s इज इक्वल टू क्या है, s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू है s। s की वैल्यू क्या है यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी बाई टू है, किसकी वैल्यू, s की वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए बी सी क्या है यहाँ पर, त्रिभुज की भुजाएं हैं, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है ये भी, और पहला वाला भी फॉर्मूला क्या था, बेसिक था। अब तीसरे फॉर्मूले की मैं बात करूं, वो भी एरिया से रिलेटेड है, थर्ड फॉर्मूला। पर इनको ये ध्यान रखना कि किसको किस कंडीशन में यूज करना है, आपको किस फॉर्मूले को आपको किस कंडीशन में यूज करना है, ये याद रखना जरूरी है। तीसरा जो है, तीसरा फॉर्मूला कब यूज करेंगे, मान लिया जाए कोई भी ट्रायंगल है और उसकी दो भुजाओं की लेंथ दी गई है और उनके बीच का एंगल भी प्रोवाइड किया गया। मान लिया मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बना दिया, एक त्रिभुज बनाया, इसको मैंने नाम दे दिया आपको ए बी और सी, और इस भुजा की लेंथ मैंने ए ले ली, इस भुजा की लेंथ मैंने बी ली, और इनके बीच का एंगल है थीटा, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 1/2 ए बी साइन थीटा, मतलब दोनों की गुणा करके साइन थीटा रख दो। कब यूज करेंगे, कई बार क्या करेगा, क्वेश्चन में दो साइड देगा, उनके बीच का एंगल प्रोवाइड करेगा, आपसे एरिया पूछेगा, तो एरिया होता 1/2 ए बी साइन थीटा हो जाएगा। इसका यूज तब करते हैं जब केवल दो साइड दी गए, उनके बीच का एंगल ना एल्टीट्यूड प्रोवाइड करेगा ना तीसरी भुजा प्रोवाइड करेगा, तो पहले दो तो उसमें लगेंगे नहीं, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं उस कंडीशन में। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूले की मैं आपसे बात करूं, नेक्स्ट फॉर्मूले में क्या है, नंबर 4 फॉर्मूला जो है उसका हम यूज कब करते हैं, उसका हम कब यूज करते हैं, नंबर 4, अगर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं दी गई हों, तीनों माध्यिकाएं, माध्यिका जानते हो ना क्या होती है, मैं बता देता हूं आपको माध्यिका क्या होती है। तीनों माध्यिकाएं, मीडियंस, मान लिया ट्रायंगल की तीनों मीडियंस की लेंथ दे दी, और मीडियंस की लेंथ दे रखी है मान लिया एक की m1, एक की m2 और तीसरे की क्या दे रखी है m3, तो आपसे क्षेत्रफल पूछेगा। तो इस कंडीशन में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 4/3 अंडर रूट s, 4/3 बाहर आ गया, s आया, s माइनस m1, जैसे वहां पर लिखा था ना हीरोन्स फॉर्मूले में s माइनस है, तो यहाँ पर m1 m2 m3 रख दो बस, बाहर 4/3 s माइनस m2 और s माइनस m3। इसका यूज हम तब करेंगे जब तीनों माध्यिकाओं की लंबाई दी गई हो, मीडियंस की, भुजाओं की ना दे, माध्यिकाओं की दे दे। और s का मान कैसे निकलेगा, तीनों को जोड़ दो, m1 प्लस m2 प्लस m3 और इसे 2 से भाग दे दो, यहाँ पे s का मान ऐसे निकलेगा। जहाँ पे भुजाएं दी गई हो वहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 था, यहाँ पर m1 m2 m3 बाई 2 है, और यहाँ 4/3 बाहर रहता है। तो इस फॉर्मूले का यूज हम कब करते हैं, जब तीन त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं ज्ञात हो। अब माध्यिकाएं किसको बोलते हैं आपको पता होना चाहिए, माध्यिकाएं उस लाइन को कहते हैं जो त्रिभुज के वर्टेक्स से खींची जाएगी, त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई हो और सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटती हो। जैसे मान लिया जाए मैं आपके सामने यहाँ पर एक त्रिभुज बना दूं ए बी सी, मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया आपके सामने ए बी सी, और यहाँ पर एक लाइन मैंने ए डी ड्रॉ कर दी, ए डी खींच दी, तो मैं कह दूं अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो एडी माध्यिका है, मतलब वर्टेक्स से खींची है और सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटती हो, ऐसी लाइन को माध्यिका कहते हैं। ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स विच डिवाइड ऑपोजिट साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दैट इज नोन एज मीडियन, दैट इज नोन एज मीडियन, तो उसको कहते हैं माध्यिका। समझ के बात यहाँ तक। तो माध्यिका से अगर तीनों माध्यिकाओं की तीनों मीडियंस की लेंथ प्रोवाइड की गई है तो किस तरह से आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद देखो, ये तो माध्यिका का रूल हो गया। एक और मैं आपको रूल बता रहा हूँ बहुत बेहतरीन सा। अब ये जितनी 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं, चारों के चारों फॉर्मूले सभी त्रिभुजों पे लगते हैं, चाहे कैसा भी त्रिभुज क्यों ना हो, ठीक है। जनरल फॉर्मूले। 5वीं चीज और सुन लो, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक त्रिभुज ले लूँ आपके सामने ए बी सी, ठीक, एक मैंने त्रिभुज ले लिया ए बी सी, और इसकी भुजा बी सी पर मैंने 2 पॉइंट ले लिए डी और ई, एक पॉइंट डी ले लिया, एक पॉइंट ई ले लिया। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने सामने वाले वर्टेक्स से मिला दिया, और अब मैं कह सकता हूं कि बी सी को कितने हिस्सों में बांट दिया गया, 3 हिस्सों में बांट दिया गया, और तीनों हिस्सों का रेशो दे दिया आपको, बी डी रेशो डी ई रेशो ई सी, ये आपको प्रोवाइड कर दिया ए रेशो बी रेशो सी।
ए रेशो बी रेशो सी प्रोवाइड कर दिया, है ना। तो देखो 2 पॉइंट थे बीसी पर, डी और ई, इन दोनों पॉइंट को मैंने वर्टेक्स से मिला दिया ए से, तो त्रिभुज भी 3 हिस्सों में बट गया। तो हमेशा ध्यान रखना जो 3 त्रिभुज बने हैं ना, उनका रेशो भी वही होगा जो आधार का रेशो है। जिस रेशो में भुजा डिवाइड हुई है उसी रेशो में एरिया डिवाइड हो जाता है। तो ध्यान रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी रेशो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई रेशो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईसी। तो ये भी क्या होगा, ए रेशो बी रेशो सी होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक रूल ये है कि जिस रेशो में बेस डिवाइड होता है उसी रेशो में एरिया डिवाइड होता है, जिस रेशो में आधार डिवाइड होता है उसी रेशो में, जिस रेशो में बेस डिवाइड होता है उसी रेशो में एरिया डिवाइड होता है, जिसमें आधार डिवाइड होगा उसी में क्षेत्रफल भी डिवाइड हो जाएगा उसी रेशो में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। जैसे मान लिया मैं एग्जांपल समझाऊं आपको, ये 3 2 5 का रेशो दे दे बेस का, तो एरिया का रेशो भी 3 2 5 होगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे अच्छे। चलिए नेक्स्ट, तो ये तो 5 जनरल फॉर्मूले थे क्षेत्रफल से रिलेटेड। अब क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का आप जानते हो वो अलग तरीके से निकलता है, तो मैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड आपको बात बताऊं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल की मैं बात करूं, समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। जैसे मान लिया जाए मैंने आपके सामने यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बना दिया और इसका नाम मैंने क्या दे दिया आपको, ABC नाम दे दिया। अब इसकी इस भुजा की लंबाई भी ए है, इसकी भी ए, इसकी भी ए है। तो इसके क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला तो ये होता है कि क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है इक्विलेटरल में 4/3 √3/4 a स्क्वायर, क्या होता है √3/4 a स्क्वायर होता है। एक फॉर्मूला तो ये है √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। इसका यूज कब करते हैं, जब हमें लेंथ दी गई हो साइड की। दूसरा फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है h²/√3, ये भी होता है h²/√3। इसका यूज कब करते हैं, जब डायरेक्ट हाइट प्रोवाइड की गई हो, है ना। ये तो तब यूज करेंगे जब साइड प्रोवाइड की गई हो, ये तब यूज करेंगे जब हाइट प्रोवाइड की गई हो। और थर्ड चीज, साइड और हाइट में रिलेशन होता है, h इज इक्वल टू क्या होती है, हाइट इज इक्वल टू होती है √3 × a/2 इक्विलेटरल ट्रायंगल में। मतलब ये रिलेशन है साइड का और हाइट का। ये इक्विलेटरल के लिए 3 बातें इंपॉर्टेंट है। एक और चीज है इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड ही जो आपको पता होनी चाहिए और जिस पे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। जैसे मान लिया जाए मैं आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दूं, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बना दिया। इक्विलेटरल तो आप जानते हैं जिसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, है ना, सारी भुजाएं बराबर होंगी, उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। मैंने ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके सामने बना दिया ABC, इस भुजा की लंबाई भी ए ले ली, इसकी भी लंबाई है, इसकी भी लंबाई है, ये इक्विलेटरल होता है। लेकिन वो क्या प्रोवाइड करेगा आपको, वो क्या प्रोवाइड करेगा, बोलेगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कोई भी एक समबाहु त्रिभुज है, तो मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज आपके सामने ले लिया, नाम दे दिया मैंने इसको ABC। अब इसके अंदर कहीं भी एक पॉइंट ले लेगा, इस पॉइंट से तीनों भुजा पर परपेंडिकुलर डाल देगा, है ना। इस पे इस भुजा पे परपेंडिकुलर डाला P1, यहाँ से इस भुजा पे परपेंडिकुलर डाल दिया P2, और यहाँ से इसी बिंदु से तीसरी भुजा पर परपेंडिकुलर डाल दिया P3। ये एक पॉइंट मैंने D मान लिया इसके अंदर। जरूरी नहीं है ये पॉइंट यहाँ पे ही हो, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। मतलब समबाहु त्रिभुज के अंदर कहीं भी अंदर की तरफ एक पॉइंट ले ले, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल बताओ, या इसकी हाइट बताओ, या इसकी भुजा बताओ, इस त्रिभुज की भुजा बताओ। तो आप जानते देखो, अगर भुजा या हाइट निकल गई तो क्षेत्रफल तो निकल जाएगा। मैंने क्या बोला, दोबारा सुन लो, समबाहु त्रिभुज होगा, उसके अंदर कहीं भी एक पॉइंट लेगा, उस पॉइंट से तीनों भुजा पर परपेंडिकुलर डाल देगा और उनकी लेंथ दे देगा। तब हमसे या तो त्रिभुज की भुजा पूछेगा, या हाइट पूछेगा, या क्षेत्रफल पूछेगा। तो ध्यान रखना, त्रिभुज की जो भुजा होगी, भुजा को हम किससे डिनोट करते हैं, A से। वो होती है 2/√3 ब्रैकेट में ले लो P1 + P2 + P3। मतलब ये जो तीनों परपेंडिकुलर है इनको जोड़ दो, 2/√3 से गुणा कर दो। दूसरी चीज, जो समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होगी, हाइट इज इक्वल टू हो जाएगी P1 + P2 + P3। ये हो जाएगी हाइट किसकी, समबाहु त्रिभुज की हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर इस तरह से आपके सामने कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है तब इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक। अब मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये बातें थी क्षेत्रफल से रिलेटेड। क्षेत्रफल में इन्हीं फॉर्मूले पर आधारित डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट चीज देखो,
अब मैं आपको कुछ एक बेहतरीन सी चीज़ बता रहा हूँ जो जनरल सी चीज़ है, और सभी उस पर भी कई बार क्वेश्चन आए, अभी जो पेपर चल रहे हैं शायद उनमें भी उनसे रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी जा रही है। नोट्स है, नोट मतलब महत्वपूर्ण तथ्य आप इनको बोल सकते हैं। जैसे देखो, मैं कोई भी त्रिभुज आपके सामने ले लूँ, मैंने एक ट्रायंगल लिया आपके सामने ABC, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, त्रिभुज ले लिया, एक ट्रायंगल ले लिया आपके सामने ABC। अब ट्रायंगल है तो भाई 3 भुजाएं हैं, इसमें वर्टेक्स भी कितने 3 है, भुजाएं भी 3 है, और टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसिस भी कितने हैं 3 है, टोटल नंबर ऑफ साइड्स भी 3 है, टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसिस भी 3 है, भुजा भी 3 है और वर्टेक्स भी 3 है। तो क्या करेगा कि किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाल देगा सामने वाली भुजा पर। तो मैंने यहाँ पर A से परपेंडिकुलर डाल दिया BC पर AD, तो AD परपेंडिकुलर मैंने लिख दिया BC। अब जिस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला है उसी से बाइसेक्टर खींच दो, उसी एंगल का बाइसेक्टर खींच दो, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक मतलब ऐसी लाइन खींचो जो सामने के कोण को 2 बराबर हिस्सों में बांटती हो। तो मैंने मान लिया कि ये जो AE लाइन है ना, AE, ये एंगल बाइसेक्टर है। मतलब एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये कोण A को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी AE, मतलब जितना इस तरफ है AE के उतना ही AE के उस तरफ है। तो मैंने लिख दिया AE कौन है, एंगल बाइसेक्टर। AE कौन है, एंगल बाइसेक्टर है AE, AE है एंगल बाइसेक्टर, ठीक। कोण समद्विभाजक है AE, AE है हमारा कोण समद्विभाजक। तो AE अगर एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, तो अगर किसी भी ट्रायंगल में ऐसा होगा कि एक ही वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर खींचे उनके बीच में जो एंगल बनेगा, एक ही वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उसी से बाइसेक्टर ड्रॉप किया, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल जो बनेगा, तो एंगल EAD इज इक्वल टू जो होगा ना रिमेनिंग 2 के डिफरेंस का हाफ होता है। रिमेनिंग 2 के डिफरेंस का हाफ, किस किस के डिफरेंस का, B और C के डिफरेंस का हाफ मिलेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ B माइनस C/2, B माइनस C/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर मान लिया मैं B से खींचता तो A और C के डिफरेंस का हाफ लेता, और C से खींचता तो A और B के डिफरेंस का हाफ लेता। समझ गए बात आप यहाँ तक? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। इसी तरह देखो नेक्स्ट एक और है इंपॉर्टेंट फैक्ट। वो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या बोलता है, जैसे मान लिया जाए आपने कोई भी त्रिभुज लिया, और त्रिभुज में आप जानते हैं भुजाएं 3 होती हैं, कोण भी 3 होते हैं। तो मैंने ये आपके सामने एक त्रिभुज बना दिया ABC। अब A की बेस लेगा, बेस मतलब या तो भुजा AB लेगा या BC लेगा या AC लेगा, उनमें से कोई सी भी भुजा को एक तरफ आगे की ओर बढ़ा देगा। तो मान लिया मैंने BC को आगे की तरफ बढ़ा दिया, तो यहाँ बाह्य कोण बन गया एक। अब क्या करेगा, एक आंतरिक कोण का बाइसेक्टर खींचेगा, एक बाह्य कोण का, एक ही आधार से। मतलब जैसे मैंने यहाँ BC को आगे बढ़ाया तो C बाह्य कोण बना, तो C का बाइसेक्टर खींच दिया। और आंतरिक कोण, इसी भुजा पर आंतरिक कोण कौन सा है, B का भी बाइसेक्टर खींच दिया। तो दोनों यहाँ पर मिले बिंदु T पर, ठीक। मैं क्या कह रहा हूं कि किसी भी एक ही ट्रायंगल में एक बाह्य कोण का बाइसेक्टर लेगा, एक आंतरिक कोण का बाइसेक्टर लेगा। बाइसेक्टर मतलब समद्विभाजक, इंग्लिश में बोल सकता हूं, इन एनी ट्रायंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ड्रॉन एंड बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर इज ड्रॉन ऑन द सेम बेस। तो जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे, कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, T पर, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो रिमेनिंग का हाफ होगा। रिमेनिंग कौन है, A का हाफ होगा। तो यहाँ पर जो एंगल BTC बनेगा, BTC इज इक्वल टू बनेगा A/2। क्या बनेगा, वो A/2 बन जाएगा। अगर मैं A और B के साथ ऐसा करता, भाई B को आगे बढ़ा देता, A इंटीरियर और B एक्सटीरियर, तो वो C का हाफ होता। अगर मैं ऐसे करता, A का भाई AB को ऊपर की तरफ बढ़ाता तो A का बाइसेक्टर, एक्सटीरियर बाइसेक्टर, और B का इंटीरियर लेता, तो C/2 होता, ठीक है। तो इस तरह से है ना। और अगर A और C को लेता तो B/2 होता। भाई मैं इसको ऐसे ले लूँ और इसको ऐसे ले लूँ, भाई इसका तो बाइसेक्टर है, इसका खींच दूँ यहाँ पर, तो B/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। समझ गए बात यहाँ तक? अब इसके बाद नेक्स्ट सुनो, अब मैं बात करूँगा आपसे कोसाइन फॉर्मूले की। किसकी बात करूँगा, कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोसाइन फॉर्मूले का यूज कब करते हैं, देखो वैसे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये आपने पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा कि किस तरह के ट्रायंगल पर इनको अप्लाई कर सकते हैं, तो समकोण त्रिभुज पर इनको अप्लाई कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। मान लिया त्रिभुज समकोण नहीं है, या तो अधिकोण त्रिभुज है, न्यूनकोण त्रिभुज है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री नहीं है, और उसकी अगर तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है और कोई भी एक कोण हमें कैलकुलेट करना, तो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे समझने वाले हैं। जैसे मान लिया जाए मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बोल दूं, ये है त्रिभुज ABC।
मैंने इस त्रिभुज को नाम दे दिया ए बी सी, और इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई प्रोवाइड की गई है, वो भी ए बी सी। मतलब ए के सामने की भुजा को स्मॉल ए बोल दिया, बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी, और सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी। हम डिनोट जब करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ऐसे ही करते हैं कि जो एंगल लिखा उसी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल लेटर में लिख देते हैं। ए के ऑपोजिट ए, बी के ऑपोजिट बी के सी के ऑपोजिट सी। तो मैंने मान लिया कि ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है। तो अगर त्रिभुज समकोण नहीं है और तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है, आपको किसी भी एंगल की वैल्यू निकालनी हो, मान लिया मुझे ए का मान निकालना, तो कोसाइन फॉर्मूला क्या बोलता है कि कोस ए बराबर, मैंने यहाँ एंगल कौन सा लिखा, ए लिखा है, क्या लिख रहा हूं मैं, कोस ए। कोस ए बराबर, कोस ए बराबर होगा, अब ए के सामने की भुजा को तो छोड़ दो पहले, बाकी दोनों के वर्गों का योग ले लो, जो भी एंगल है उसको छोड़ दो, उसके सामने की भुजा को छोड़ दो, बाकी दोनों के स्क्वायर का सम लो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, अब माइनस उसको लेना है, उस भुजा को लेना जो एंगल के ऑपोजिट है, माइनस ए स्क्वायर ऑब्लिक 2bc, इन दोनों के प्रोडक्ट का 2 गुना, ये हो गया कोस ए। मान लिया जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ कोस बी को लिखेंगे हम ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑब्लिक 2ac। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कोस सी क्या होगा, तो कोस सी होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऑब्लिक 2ab, ये हो जाएगा, समझ गए। तो ये है 3 छोटी छोटी अच्छी बातें, क्लियर होगी बातें, कोस ए कोस बी कोस सी, ये कोसाइन फॉर्मूला। मैंने बताया इसका यूज क्या है, तीनों भुजाएं दे दे तो एंगल निकल सकता है, या कभी ऐसा हो 2 भुजाएं दे के एक एंगल दे दे तो तीसरी भुजा भी कैलकुलेट कर सकते हैं कोसाइन फॉर्मूले से। तो कोसाइन फॉर्मूले पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसको यूज कब करते हैं, जब ट्रायंगल राइट ना हो, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में तो हम जनरली लगा ही सकते हैं ना कुछ भी, है ना। तो ये थोड़ी सी अप्रोच को तेज करता है हमारी, समझ में बात है, किसको तेज करता है, अप्रोच को तेज कर देता है हमारी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, ये तो कोसाइन फॉर्मूला था। अब मैं बात करने वाला हूं आपसे साइन फॉर्मूले के बारे में। किसके बारे में बात करने वाला हूं, साइन फॉर्मूला क्या कहता है, साइन सूत्र, साइन फॉर्मूला, हिंदी में इसको ज्या सूत्र बोलते हैं। साइन फॉर्मूला रेशो के बारे में बताता, कैसे रेशो, ये भी उस पर अप्लाई करते हैं जल्दी जो त्रिभुज समकोण ना हो, जो करने को तो समकोण पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया, किस लिए मैं बोल रहा हूँ कि ताकि आपकी अप्रोच तेज हो थोड़ी सी। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया इसका ये वर्टेक्स ए है, ये बी है और ये सी है, और ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा क्या है, सी है। तो साइन फॉर्मूला बोलता है कि भुजा का और एंगल का रेशियो इक्वल होंगे, साइन में वैल्यू लेनी है, मतलब ए ओब्लिक साइन ए बराबर होगा बी ओब्लिक साइन बी बराबर हो जाएगा सी ओब्लिक साइन सी। इसको उल्टा भी बोल सकते हो, उल्टा भी बोल सकते हैं, साइन ए ओब्लिक ए बराबर होगा साइन बी ओब्लिक बी और बराबर होगा साइन सी ओब्लिक सी, ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये है साइन फॉर्मूला। ये क्या बताता है, साइड में और एंगल में रेशो बताता है, साइड में भुजा, त्रिभुज की भुजा और त्रिभुज का जो एंगल्स हैं उनके बीच में जो रेशो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये चीजें थी। अब हमने आज की क्लास में जो पढ़ा है बहुत पढ़ लिया आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास भी मैं लूंगा एक बहुत अच्छे तरीके से, उसमें भी फॉर्मूले बताऊंगा आपको जो रिमेनिंग है। अगली क्लास में मैं किस पे फोकस करूंगा, एक तो त्रिभुज के जो 4 केंद्र होते हैं, 4 सेंटर्स होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा, जैसे सेंट्रोइड केंद्रक, इन सेंटर अंत्य केंद्र, सर्कम सेंटर परिकेंद्र, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, एक्स सेंटर बाह्य केंद्र, 5। नेक्स्ट चीज में क्या बताऊंगा, सिमिलरिटी के बारे में बताऊंगा, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बताऊंगा। सिमिलरिटी के माध्यम से बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे मिड पॉइंट थ्योरम है, थेल्स थ्योरम है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और ये बनाने का उद्देश्य क्या है, ताकि आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आप पेपर से पहले रिवीजन कर सके, तो बहुत बेनिफिशियल है ये। इसी तरह एक सर्कल की बना दूंगा, एक क्वाड्रिलेटरल की, एक पूरी ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स की बना दूंगा, एक मेंसुरेशन की बना देंगे, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, एक अलजेब्रा की, ठीक। तो आपको ना रिवाइज करने में मजा आ जाएगा। फिर उससे क्या है, आपके पास बहुत कम टाइम है, या 1 दिन 2 दिन पहले आपको रिवीजन करना है, तो उसके लिए बेनिफिशियल होगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा जो चैनल है स्मार्ट रैंकर्स कॉन्सेप्ट, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर भी कीजिए, लोगों को जोड़िए, अच्छा पढ़ाया जाएगा, उस पर अच्छे कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे। एक्सरसाइज भी मैं शुरू करूंगा इस पर, और ये मैंने शॉर्ट बनाई है, एक डिटेल वीडियो भी आएगी जिसमें मैं हर चीज़ का आपको प्रूफ भी प्रोवाइड करूंगा बहुत अच्छे से, है ना, हर एक चीज़ का, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। इसी तरह टॉपर्स हब को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो समझ में आई बातें आपके। तो ये है आपसे रिलेटेड चीज़ें,
जो आज की क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो चलिए अब मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे दोबारा। थैंक यू वेरी मच।